नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हुसैन आ रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाजरीन, जिद्दत पसंदी और इंसानी तरक्की ने जहां इंसान के लिए बहुत सारी सहूलियात पैदा की हैं, तो वहीं इंसानी हयात के लिए कुछ खतरात भी जन्म ले रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा आतिशज़दगी है। इंसानी आबादी पर मुहित इलाकों में आए रोज़ आतिशज़दगी के खौफनाक वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके नतीजे में न सिर्फ माली नुकसान बल्कि कीमती इंसानी जानों को भी नुकसान का सामना है। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई रिहायशी व कमर्शल तामीरात के नतीजे में आतिशज़दगी के वाक़यात में भी इजाफा देखा जा रहा है। कराची में होने वाले हालिया आतिशज़दगी के खौफनाक वाक़े, सानिया गुल प्लाजा में अरबों रुपए के माली नुकसान और सैकड़ों कीमती इंसानी जानों के ज़िया के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे भर में फायर सेफ्टी ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनाने और रिहायशी व कमर्शल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला किया गया है, जिस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। हैदराबाद में भी इस सिलसिले में फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो किया जा रहा है, जिसके सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जो रिहायशी, कमर्शल, निजी और सरकारी इमारात का फायर सेफ्टी ऑडिट कर रही हैं। हैदराबाद में वाक़ सरकारी, निजी व कमर्शल जो इमारात व कारोबारी मराकज़ में आतिशज़दगी से बचाव के लिए क्या पेशगी इक़दाम हैं, क्या वो इक़दाम तसल्ली बख्श हैं या गैर तसल्ली बख्श हैं। लोग फायर सेफ्टी ऑर्डर आतिशज़दगी से पेशगी बचाव और आतिशज़दगी की सूरत में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से किस कदर आगाह हैं और इंतज़ामिया फायर सेफ्टी ऑर्डर पर अमल दरामद किस तरह यकीनी बनाएगी, उसके लिए क्या प्लान जो है मुरतब किया गया है, आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए तो बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सानिया गुल के बाद हुकूमत की जानिब से फायर सेफ्टी ऑर्डर पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने और हैदराबाद में जो फायर सेफ्टी ऑडिट है, निजी व सरकारी इमारात हैं, उनमें आतिशज़दगी से बचाव के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं, उन इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए, उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जो टीमें तश्कील दी गई हैं, उन टीमों की जानिब से रिहायशी व कमर्शल इमारतों का ऑडिट किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे शामिल हैं। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद की एक कसीर मंजिला इमारत में मौजूद हूँ। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद सऊद अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इन्होंने जिन जिन इमारात का विज़िट किया है अब तक, उनमें उन्हें क्या हिफाजती इक़दाम, आतिशज़दगी की सूरत जो हिफाजती इक़दाम उठाने हैं, उनसे निमटने के लिए जो मेजरमेंट है वो दिखाई दिए हैं। सर, क्या बताएंगे आप, अब तक तादाद तो भले ना बताएं, आपकी इंस्पेक्शन जारी है, लेकिन ये बता दें कि जिन जिन इमारतों का आपने अब तक विज़िट किया है, क्या वहाँ पर इंसानी जानों को बचाने के लिए कोई इक़दाम आपको नज़र आए हैं अगर आतिशज़दगी का वाक़या कोई रोनमा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। देखें जी, ये हमारा फायर ऑडिट हो रहा है इन केस ऑफ एमरजेंसी गुल प्लाजा के वाक़े के बाद। इसमें हमने 182 बिल्डिंग्स जो है ना डिक्लेयर की हुई हैं वर्नरेबल और पार्शली वर्नरेबल। तो उसमें सबसे पहले कमर्शियल प्लाजा आते हैं, मार्केट्स आती हैं, स्कूल्स आते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स आती हैं, और उसके बाद जो भी हमारे रेजिडेंशियल टावर्स हैं। तो इन चीज़ों को हम विज़िट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑटोबान पे, आपको पता है कि मेन ऑटोबान पे काफ़ी कसीरत से लोग आते रहते हैं, उसमें हमने दाऊद मार्ट, मैक्स बचत, चेज़ वैल्यू, चेज़ अप और इसको हमने बॉलीवुड मॉल को देखा है। तो कम्प्लीटली हमें कहीं भी कोई सेटिस्फिकेशन नहीं हुई है। आपको पता होगा एक टीम जोड़ी गई है जिसमें हमारे साथ SBCA का अमला है, रेस्क्यू 1122, वापडा, SSGC, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे इदारे हमारे साथ मौजूद हैं, सिविल डिफेंस। लेकिन खातिर खा हमने कोई देखा नहीं है कि टोटल अरेंजमेंट किए होगा। अभी जिस प्लाजा में हम खड़े हुए हैं ये मेरिडियन मॉल के नाम से है, अभी ये खुला नहीं है, ऑपरेशन नहीं हुआ डेफिनेटली, लेकिन ऑपरेशन होने से पहले भी इनको ये पूरे अपने अरेंजमेंट्स करने हैं, उसके बाद ही अब इनको हम रहने देंगे। तो इस पे बड़ा सख्ती से देखा जा रहा है। हम ऐसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक 40 पॉइंट्स पर एक हमारा प्रोफार्मा बनाया हुआ है। आज हम इनको सर्व भी कर रहे हैं। नोटिस हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब उस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देन एंड देयर इनको देनी है। इसके 3 स्लॉट्स उन्होंने रखे हुए हैं, एक 7 दिनों में इनको कंप्लीट करना है। डेफिनेटली जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, मिलती हैं, तो वो वहाँ से परचेज़ करके और इंस्टॉल करना है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 3 महीने में इनको पूरी करनी है। तो इस पर हमारा कंटिन्यू विजिट्स रहेंगे, चेक एंड बैलेंस रहेगा। फर्दर जो है आपको हमारे जो रेस्क्यू 1122 के बुनियादी तौर पर अगर कहीं कोई वाक़या इंतज़ामिया पर आती है, आप भी इंतज़ामी जो ढांचा है उसके अंदर अहम ज़िम्मेदार हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद, पूरी तहसील आपके मातहत है। इंतज़ामी तौर पर इंतज़ामिया की अगर कहीं कोई
کوئی واقعہ ہوتا ہے اس میں کسی ادارے کی کوئی غفلت ہو یا کوئی نقصان ہو جائے تو انگلیاں انتظامیہ کی طرف اٹھتی ہیں. بطور پورے لطیف آباد کے انتظامی سربراہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے کتنا بڑا انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے؟ نو ڈاؤٹ ہے تو صحیح. دیکھیں نا یہ چیزیں اگر آپ بہت بیسک سے دیکھیں گے تو یہ جب بلڈنگ پلان اپروو ہوتا ہے تو یہ کہ اس کی مینڈیٹری چیزیں ہیں کہ جی یہ انہوں نے کرنی ہے. پھر ایز پر دیئر بلڈنگ پلان انہوں نے یہ اس کو بلڈ کیا اور اس کے بعد وہ چیزیں انسٹال کی. ہمارا تو ایک مانیٹری رول آ جاتا ہے. ہم ڈیفینیٹلی اس کو مانیٹر کریں گے اور اس کو انشور کروائیں گے. ادروائز اگر کوئی چیزیں وہ نہیں کرے گا تو ہم اس کو سیل بھی کریں گے اور جو بھی ہمارا ایز پر لا ہمیں جو بھی ایکشن لینا پڑا ہم لیں گے. ایز پر لا کہ آپ نے کہی تھی آپ ایگزیکٹو کے ساتھ ساتھ مجسٹریٹ اختیار بھی آپ کے پاس ہوتا ہے اگر کہیں وائلیشن اس کو سیل کر دیتے ہیں. انیشلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلا مرحلہ کیا ہے آپ کا جو فائر سیفٹی آڈٹ کا آپ کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ سیکنڈ اسٹیج کیا ہوگا اگر سنگین کہیں وائلیشن ہو رہی ہے اس انسپیکشن کے دوران کا اسے فوری طور پہ سیل کرنے کا بھی اختیار ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں فوری طور پہ تو نہیں, پہلے ہم نے نوٹس کیے ہوئے ہیں, اس کے بعد اس کو ایک ٹائم دیا گیا ہے. اس ٹائم میں اگر وہ چیزیں نہیں کرتے تو پھر ہمیں کوئی سخت اقدام ضرور اٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ لوگوں کی سیفٹی کا معاملہ ہے, لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے, تو اس پہ کوئی چیز بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. عمارت اس وقت کثیر المنزلہ عمارت غالباً کوئی 10 منزل سے زیادہ ہے. اس عمارت میں پیش کی تاحال عمارت تو مکمل ہو چکی ہے لیکن ابھی تک فائر سیفٹی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا چکے ہیں. اگر اس طرح کی اور بھی عمارتیں آٹو بانویز میں سپر مارکیٹس بھی شامل ہیں, کچھ مال بھی شامل ہیں, وہ 24/7 فنکشنل ہیں. لوگ وہاں پر آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, اپنی خریداری بھی کرتے ہیں. وہاں پر اگر وائلیشن نظر آتی ہے, جو فائر سیفٹی میجرمنٹ ہے وہ نہیں نظر آتا, تو ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ انہیں بزنس رن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں یا انہیں بھی نوٹس سرو کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل بزنس رن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ابھی نوٹس سرو کر رہے ہیں. دیکھیں چیزیں ہمیں ملی ہیں, جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, ہم نے داؤد مارٹ کیا, اس کے پاس ایمرجنسی ایگزٹ بھی تھے, اس کے بعد فائر ایکسٹنگوشرز بھی تھے اور کافی چیزیں تھیں بھی سے, لیکن وہ پراپر پلیس نہیں کیے ہوئے تھے. کوئی پراپر انڈیکیشن ہونی چاہیے مین ڈورز پر, کوئی بندہ آئے تو اس کو پتہ چلے کہ مجھے بھائی ان کیس آف پراپر برانڈنگ اور کوئی چیزیں ایسی ہو تو ان کو تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے. اب ہم ایک حیدرآباد کے لیول پر ایک سیشن کرنے جا رہے ہیں. کل ڈپٹی کمشنر صاحب کی چیئرمین شپ میں ایک اجلاس ہوا تھا, اس میں ہم نے ایک بینکوٹ کیا. ان سب کو ہم دعوت دیں گے, اسکول کے اساتذہ کو وتھ ان کے بچوں کے ساتھ, ہاسپٹلز کے جو بھی ہمارے ایم ایس ایز ہیں اور جو ان کے مالکان ہیں, چیمبر آف کامرس ہو گیا یا جو بھی ان کی ایسوسیشنز ہیں, ان سب کو ہم وہاں پر مدعو کریں گے اور وہاں پر ایک آگاہی کا ہمیں سیشن دینا ہے. اس سے کافی چیزیں ہوں گی. سب سے زیادہ جو بیسک چیز ہے نا وہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. ان کیس آف ایمرجنسی لوگ پینک کر جاتے ہیں اور ہپڑ دپڑ مچنے کے بہت سارے لوگ جو نقصان اٹھاتے ہیں. کتنا ضروری ہے سمجھتے ہیں کہ سر آپ یہ جو فائر سیفٹی میجرمنٹ ہے انہیں یقینی بنانا کتنا ضروری ہے؟ یہ جی سب سے زیادہ ضروری ہے. اس سے زیادہ تو دیکھیں انسان کی جہاں کمپرومائز ہوتی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے. اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد کے آپ نے گفتگو سے ان کا بتانا ہے کہ ان کا جو فائر سیفٹی آڈٹ ہے وہ جاری ہے. مختلف جو عمارتیں ہیں, سپر مارکیٹس ہیں, کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں, نجی و کمرشل, اس کے علاوہ اسکول ہیں, ان کا بھی آڈٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے اب تک جو ان کی انسپیکشن ہے اس میں سنگین جو وائلیشن ہے وہ نظر آئی ہے اور اس کے خلاف ایک جامعہ رپورٹ مرتب کر کے ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کرائیں گے, جس کی روشنی میں پھر جو ہے وہ ان جو جن عمارت کی انہوں نے انسپیکشن کی ان کے خلاف جو ہے قانون کی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. ہمارے ساتھ اس وقت ریسکیو 1122 حیدرآباد کے اسٹیشن کمانڈر روشن میسر موجود. ہم ان سے جانتے ہیں کیونکہ بنیاد انتظامی ذمہ داری کے بعد اگر کہیں پر کوئی وقوع پیش آتا ہے آتی زدگی کا یا کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے یہی فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو جا کر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے فوری طور پر ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا جائے اور زیادہ سے کم جو ہے وہ جو مالی یا جانی جو ہے وہ نقصان ہو. روشن میسر سے ہم جانتے ہیں. روشن سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں, عوام چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی احساب, آپ یہ بتائیں کہ اگر کہیں آپ جاتے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے, کوئی آتش زدگی کا بہت بڑا واقعہ ہو جائے تو آپ اپنی جان کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں تاکہ اگر آپ کی جان پہلے محفوظ ہوگی تو جو کہیں لوگ پھنسے ہوئے تو ان کو آپ محفوظ بنانے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی؟ دیکھیں فائر فائٹرز کے لیے, ریسکیورز کے لیے ان کے جو پی پیز ہوتے ہیں, پرسنل اکوپمنٹس, جن میں ہمارے فائر سوٹس ہوتے ہیں, فائر گیئرز ہوتے ہیں, ہمارے فائر ہیلمٹس, فائر شوز, یہ لازمی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں کبھی کبھار آگ کے اندر بھی جانا پڑتا ہے. ایویکویشن کرنے کے لیے آگ میں کودنا پڑتا ہے.
जब तक हम खुद सेफ़ नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को बचाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सारे इक्विपमेंट, ये सारे पीपीस 1112 के पास अवेलेबल हैं। अगर गुल प्लाजा की बात की जाए तो वहाँ पे जो फायर थी वो बेसिकली 3rd डिग्री फायर थी। 3rd डिग्री फायर के लिए पूरे दुनिया में कोई भी सूट नहीं मिलेगा जो पहन के बंदा फायर फाइटिंग कर सके, इसलिए जो हमने अप्रोच की वो ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव की। फायर तीसरे दर्जे की आग जाहिर सी बात है इब्तदाई तौर से बढ़ती जाएगी, फिर जाके तीसरे दर्जे पहुंचेगी ना, फौरी तौर पर तीसरे दर्जे पर आग तो नहीं आती। इनिशियली स्टेज पर अगर इस तरह की आग जैसे जिस इमारत में हम मौजूद हैं, ये मेज़ानाइन तकरीबन इसका जो एरिया कहला रहा है कि छोटी छत वाले इलाके हैं, अगर यहाँ पर आग लगती है धुआं जल्दी से फैलेगा ना, तो इस तरह की अगर किसी इमारत में किसी जगह पर आग लग जाती है तो उसे फौरी रोकने के लिए क्या आप देखते हैं कि क्या होना चाहिए? देखें, रेस्क्यू हमेशा काम करती है एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम बिल्कुल आखिर में आते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर ब्लैंकेट्स ये लाजिम होने चाहिए बिल्डिंग में, क्योंकि आप देखें जैसे आपने कहा ना कि आग हमेशा एक छोटी सी जगह से इनिशिएट होती है, वो इतनी जगह से इनिशिएट होती है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ आप उसको बुझा सकते हैं। अगर मैं गुल प्लाजा का वाक़या इसलिए कोट कर रहा था कि कभी कभार ऐसा होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। वो एक कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटीरियल था, सिंथेटिक मटीरियल्स भी थे, उसमें कम्बस्टाइल मटीरियल्स भी थे, केमिकल्स भी थे। तो फायर फाइटिंग में एक टर्म होता है फ्लैश ओवर। उसका मकसद क्या होता है कि 3, 4, 5 मटीरियल जितने भी एक दुकान में मौजूद हैं वो सब एक ही साथ जल जाएं, उसकी वजह से बहुत जल्दी आग जो है वो स्प्रेड हो जाती है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ज़रूरी नहीं होता कि आग को फैलने में 10 मिनट लगें, कभी कभार 1 मिनट में भी आग पूरे के पूरे फ्लोर को अपने जद में ला सकती है। अच्छा, कितना ज़रूरी है आप समझते हैं कि जो पेश की फायर सेफ्टी मेजरमेंट उठाना? हैदराबाद की इमारतों की आप भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस चल रहा है, गुजारा ही चल रहा है, लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर कोई बिल्डर फ़र्ज़ करें अरबों रुपए का कोई स्ट्रक्चर खड़ा करता है तो उसमें हज़ारों रुपए के जो फायर सेफ्टी आलात आते हैं वो नहीं नस्ब किए जा रहे हैं। कितनी बेहसी कहेंगे इसको आप? देखें, इसके लिए ये तो सानिया अभी हुआ है, हम फायर ट्रेनिंग्स पहले से करवा रहे हैं। जिस दिन से सर्विस 1112 हैदराबाद या कराची में स्टार्ट हुई है, हम पहले दिन से ट्रेनिंग करवाते हैं और पर्सनल कैपेसिटी में जाके लोगों को बताते हैं कि यार ये बहुत लाजमी चीज़ है और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। हम ये समझें कि यार कोई 1 लाख की चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये 4-5 हज़ार का फायर एक्सटिंग्विशर है जो आपके करोड़ों के नुकसान को बचा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसको इम्प्लीमेंट करवाना भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम जहाँ भी हमने विज़िट किया है वहाँ पे एवैक्यूएशन प्लान्स नहीं है, वहाँ पे ड्रिल्स नहीं हुई, वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट अगर हैं भी तो वो हिंडर्ड है। वहाँ पे कोई चीज़ उन्होंने बनाई हुई है, वो रास्ता मतलब तंग है, उसके दरवाजे जो हैं वो हमेशा आउटवर्ड खुलने चाहिए ताकि लोगों को भागने में आसानी हो। पहली बात तो दरवाजे नहीं हैं, जो हैं वो लॉक्ड हैं या हिंडर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत सी तजवीज़ें, बहुत सजेशन देना स्टार्ट कर दिए हैं और मैं ट्रेनिंग का अमल और ज़्यादा स्पीडी कर दिया है। हम जो अगर ट्रेनिंग 1-2 करवाते थे डे में तो हम उसको 4-5 पे लेके जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो हमसे अवेयरनेस दे सकें। कोई कसीरुल मंजिला इमारत हो, लोगों वहाँ पर फायर सेफ्टी आलात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं कम से कम उन्हें आगाही होनी चाहिए कि भाई अगर आलात नहीं है तो आलात के बगैर भी आपने फौरी तौर पर किस तरह वहाँ से बाहर निकलना है ताकि आपकी जान महफूज रह सके। तो इस हवाले से कोई फ्यूचर प्लान है रेस्क्यू 1122 का कि लोगों में आगाही भी फैलाए और जो ड्रिल्स होती हैं वो भी अमली जामा भी उसका अमली तौर पर भी लोगों को आगाही दी जा सके कि इस तरह आपने बचना है? देखिए, इसमें यह है कि कल डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई फायर ऑर्डर के हवाले से, तो वहाँ पे मैंने ही सजेस्ट किया कि सर देखें टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि कलेक्टिव एक सेमिनार करवाएं, एक सबसे बड़ा सेमिनार करवाएं जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी बाज़ारों के यूनियंस हैं, उन सबको बुलाएं ताकि उनको जब अवेयरनेस मिलेगी ना तो फिर उसके बाद अपने बाज़ारों में, अपने स्कूलों में, अपने कमर्शियल बिल्डिंग्स में अलग से ट्रेनिंग भी करवाना शुरू करें। फर्स्ट स्टेप यही है कि सबको इकट्ठा करें एक जगह पे, उन पे इन्फोर्स करवाएं कि ये ट्रेनिंग्स मस्ट हैं ताकि खुदा न खासा कोई भी वाक़या हो तो सिर्फ ट्रेंड बंदा जाके एक्सटिंग्विशर ना चलाए, हर आम बंदे को एक्सटिंग्विशर चलाना आता हो। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है, कराची से मिलती जुलती आबादी, मिलता जुलता रहन सहन लोगों का, कसीरुल मंजिला इमारतें, वो सिविक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कराची से मिलता जुलता ही है।
कितने दर्जे की जो आग है उसको फेस कर सकता है रेस्क्यू 122 हैदराबाद, उनकी सलाहियतें, उनके वसाइल कितने हैं? देखें, आपके सामने 2 वाक़या तो आपने देखे होंगे, पिरटाबाद का वाक़या हुआ और दूसरा अभी जो लतीफ़ाबाद में हुआ था पटाखों की फैक्ट्री में। तो दोनों जगहों पे 1122 ने एक्सटेंसिवली काम किया है। मैं समझता हूँ कि मिलता जुलता है हैदराबाद कराची से, लेकिन उस लेवल की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, उस लेवल के हाई राइज प्लाजाज नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि खुदा न खासा कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो 1122 इतनी कैपेबल है कि हम मैनेज कर लेंगे और फुली सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। कितनी कसीरुल मंजिला, कितनी मंजिल तक इमारत तक आपका एक्सेस है बाहर की तरफ से देखा जाए तो? देखें, हमारे पास स्नॉर्कल्स जो हैं वो बल्दिया के पास मौजूद है, उसकी एक्सेस भी है हमारे पास। हम हाइट रेस्क्यू भी कर लेते हैं, हमारे पास वो मैकेनिज़्म है कि 10 दिन पे जाना है तो कैसे उतारना है, वो टेक्निक सब ने एकेडमी से सीखी हुई हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि फॉर्चुनेटली ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि हम उस पर ऐसा कोई काम कर सकें, लेकिन अगर ऐसा कोई मसला हुआ तो रेस्क्यू 1122 इतनी कैपेसिटी रखती है कि वो मैनेज कर लेगी। अच्छा, म्यूनसिपल का जो है वो फायर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से है, आपका अलग है, तो दोनों ने कोई जॉइंट वेंचर बनाया है फ्यूचर के लिए, ताकि अगर कहीं कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई नासूरत हाल, कोई ऐसा कोई नागहानी वाक़या पेश आता, कोई सूरत हाल पैदा होती है अनकंट्रोल, तो उसको मिलकर कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके? सर्विस है ना, वो सबसे बेस्ट उसकी बात यही है कि वो इंटीग्रेटेड है। हमारे पास जो भी इत्तला आती है ना आग की, हम अपने साथ बल्दिया को भी अलाइन करते हैं। उनके पास गाड़ियाँ हमसे ज़्यादा हैं, उनके पास मैन पावर हमसे ज़्यादा है, लेकिन हम एक ही साथ काम करते हैं और एक ही तरह से दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो जॉइंट ड्रिल्स हमने भले ना भी की हूँ, लेकिन जॉइंट ऑपरेशन हमने बहुत ज़्यादा किए हैं आपस में। रेस्क्यू 122 हैदराबाद के स्टेशन कमांडर रोशन महेसर की आपने गुफ्तगू सुनी, इन्होंने इस बात से भी, इस मुतल्लिक भी आगाही दी कि इनके पास क्या क्या वसाइल हैं और क्या क्या इनकी सलाहियतें हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद की भी आपने गुफ्तगू सुनी। हैदराबाद शहर में इस वक्त जो फायर सेफ्टी जो आर्डर है उस पर अमल दरामद के लिए इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। उसके अलावा जो फायर सेफ्टी ऑडिट टीमें तश्कील दी गई हैं उसमें मुख्तलिफ महकमों के जो हुकाम वो भी शरीक हैं, मुख्तलिफ रिहायशी, कमर्शल, उसके अलावा सरकारी इमारात की इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी है। बहुत ज़्यादा हैदराबाद में जो है वो वायलेशन फायर सेफ्टी जो मेजर हैं उनकी पाई जा रही है। इंतज़ामिया का कहना है कि इब्तदाई तौर पर उन्हें नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, उसके बाद जो भी इमारत, जो भी कारोबारी इलाका इंसानी जानों के लिए ख़तरा होगा उन्हें जो है वो कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पेशगी वो यकीनी बनाएं कि वहाँ पर फायर सेफ्टी मेजरमेंट जो है वो यकीनी बनाए जाएंगे, ताकि अगर किसी भी किस्म का कोई वक़ुआ होता है आतिशबाज़ी का तो उस पर फौरी काबू पाने के लिए वहाँ की जो मुतल्लिका जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आए। उसके बाद जो है वो रेस्क्यू इदारे आकर अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करेंगे। इंसानी जानों पर समझौता नहीं किया जाएगा, ये इंतज़ामिया का बताना है। अगर कहीं भी कोई रिहायशी व कमर्शियल जो है वो तामीरात होती हैं तो उस बुनियादी उसकी जो इजाज़त है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल देता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो लेआउट प्लान के बुनियाद पर जो है कहीं भी तामीरात की इजाज़त देता है और उसमें फ़ायर एग्जीक्यूशन प्लान भी शामिल होता है। उसके बाद ही उस तामीरात जो होती है उसे आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाती है। हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के हुकाम से जानने की कोशिश करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए अगर कहीं कोई प्लाज़ा जो है वो तामीर हो रहा है तो उसमें फ़ायर एग्जीक्यूशन के हवाले से उनका जो कानून है वो क्या कहता है। सर ये बताइएगा कि जैसे ये हमारे अकब में एक कसीरुल मंजिला जो इमारत है, इसका लेआउट प्लान आपने देखा होगा, इसकी अप्रूवल दी होगी आपने कि भाई इसको इतनी मंजिल तक आप ले जाएं, लेकिन उसमें आपने इंसानी जान को महफूज बनाने के लिए जो इक़दाम होते हैं, अगर कहीं आग लग जाती है तो फायर सेफ्टी जो आलात होते हैं उनकी तनसीब, उसके अलावा जो फायर एमरजेंसी एविक्यूशन प्लान होता है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। तो आप बताएं कि उस फायर एविक्यूशन के हवाले से आपके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के जो रूल्स है वो क्या कहते हैं? जी, जिस वक्त हम कंप्लीशन प्लान देते हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देते वक्त हम ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं, इंसानी सेफ्टी और जितनी भी जो बेसिक नीड्स हैं, यूटिलिटी वगैरह ना, तो उसी में जो है फायर सेफ्टी और जो जितना भी इसका इलेक्ट्रिक रूम वगैरह, जनरेटर रूम, हर चीज़ अलग से अप्रूव किया जाता है और अलग से ही उसको चेक एंड बैलेंस किया जाता है और उसके बाद ही हम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इशू करने के बाद फिर बाद में जो है आगे काम या तो यूनियन
जो भी प्लाजा की होती है वो उसको आगे एग्जीक्यूट करे, उसको संभाले, या सिविल डिफेंस या फायर डिफेंस वाले उनका काम है कि आगे इसको लेके चलें। मतलब अगर किसी बिल्डिंग का आपने लेआउट नक्शा मंजूर कर दिया आपने, आप मुतमईन हैं कि भाई इसके इस लेआउट प्लान के अंदर इमरजेंसी जो इवैक्यूएशन प्लान है वो शामिल है, तो आपका काम बस यहीं तक ही होता है, उसके बाद दोबारा कहीं चेक एंड बैलेंस के लिए आते जी हैं? बिल्कुल, जो हम कंप्लीशन प्लान इसको देते हैं, कंप्लीशन प्लान देते टाइम हम जो है इसको विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद हम उसकी फायर एग्जिट जो भी होती हैं वो हम चेक करते हैं, और क्या नाम है कि भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी कि उसने स्टेयर्स एग्जिट स्टेयर्स दी है नहीं दी, और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड बेसिक नीड्स प्रोवाइड की है नहीं की, वो सब चेक करने के बाद ही हम उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अच्छा, आपने उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद किसकी जिम्मेदारी बनती है कि चेक एंड बैलेंस भी रखें, कहीं अगर कहीं वायलेशन हो, आतिशबाजी से निमटने के लिए ज़रूरी इकदाम वहाँ पर लाजिम हो? जी बिल्कुल, ये एक तो यूनियन की जिम्मेदारी है, जो रेजिडेंट है वहाँ के वो उन लोगों की जिम्मेदारी है, दूसरा सिविल डिफेंस एक इदारा है, और इसी तरीके से दूसरे जो गवर्नमेंट ने इदारे हैं वो 1122 रेस्क्यू, इन लोगों की जिम्मेदारी है, और ये हमारे साथ हैं, आज मौजूद हैं इस ऑपरेशन में ना। अच्छा, इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने कराया सानिहा गुल प्लाजा के बाद हैदराबाद की भी इंस्पेक्शन का फ़ैसला किया कि फ़ायर सेफ्टी जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद यकीनी हो, उसके अलावा फ़ायर जो सेफ्टी ऑडिट है वो किया जाए ताकि पता चल सके कि किस किस रिहायशी, कमर्शियल, सरकारी व निजी इमारत के अंदर आतिशबाजी से इब्तदाई तौर पर निमटने के लिए सहूलत मौजूद हैं। तो आपने जो इंस्पेक्शन की अब तक की, तो आपको वायलेशन किस कदर नज़र आई है? अगर कहीं कोई इकदाम हैं तो तसल्ली बख्श हैं या गैर तसल्ली बख्श हैं? नहीं जी, इसमें काम चल रहा है, डीसी साहब की भी साथ हमारी टीम है, डीसी साहब की टीम है, हमारी टीम है, सारी टीमें निकली हुई हैं, हम चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, जहाँ जो चीज़ नस्ब नहीं है वो नस्ब कराने की कोशिश की जा रही है। ये वही ऑपरेशन चल रहा है कि ताकि जो है जहाँ जो चीज़ नहीं हो उसको लगवाया जाए। फ़र्ज़ करें अगर आपने अभी 100 इमारतों की आपने विज़िट की है, तो आप मुतमईन हैं वहाँ पर इकदाम से या नहीं मुतमईन है? नहीं, इकदाम तो आपको पता है कि मतलब चेक एंड बैलेंस तो करना पड़ता है सारी चीज़ों का ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा, बेहतर करेगा। हम लोग फील्ड में मौजूद हैं, हमारी कोशिश होगी कि विदिन 1 वीक जो है ये सारा जो भी मतलब फर्स्ट सेफ्टी मेजर जो है उसको ले लिया जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह रिपोर्ट दोबारा देंगे। आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के हुकाम की गुफ्तगू सुनने का बताना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अगर कहीं कोई तामीरात हो रही होती है तो उसका लेआउट प्लान मंजूर करता है। लेआउट प्लान के बाद अगर काम मुकम्मल, तामीरात मुकम्मल हो जाती है तो उसका कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट उस बुनियाद पर ही जारी किया जाता है कि अगर वो एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान और दीगर जो इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए इकदाम उठाए जाते हैं उनकी दस्तयाबी यकीनी हो। उसके बाद ज़िम्मेदारी दीगर इदारों की आ जाती है, सिविल डिफेंस है, जो अगर कहीं कोई कमर्शियल प्लाजा बन रहा है उसकी यूनियन है, अगर कोई रहायशी इमारत बन रही है तो उसकी यूनियन पर ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो मुस्तकबिल में किसी भी वाक़े से निमटने के लिए, आतिशबाजी का वाक़या हो या इलेक्ट्रिक शॉर्ट का कोई वाक़या हो या इस तरह की कोई भी नाखुशगवार जो वाक़या हो उससे निमटने के लिए इकदाम यकीनी बनाना उन यूनियन की और की ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है, और उसके अलावा जो उस पर चेक एंड बैलेंस रखना जो दीगर इदारे हैं, सिविल डिफेंस और इंतज़ामिया, उनकी ज़िम्मेदारी जो है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हैदराबाद की जो कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें हैं, उसके अलावा कमर्शियल इमारतें हैं, साथ ही शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट्स, उनमें आतिशबाजी से फौरी तौर पर निमटने के लिए वहाँ के इंतज़ामिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं? वहाँ पर वो इकदाम कुछ इस तरह नज़र भी आते हैं उन्हें या नहीं नज़र आते? अच्छा, ये बताइएगा कि फ़ायर सेफ्टी मेजरमेंट के हवाले से आपको शहर की कमर्शियल व रिहायशी इमारतों में कहीं कोई इकदाम नज़र आते हैं? अगर किसी सुपर मार्केट में आप जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, या अगर जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें हैं, वहाँ पर कोई फ़ायर सेफ्टी के हवाले से कोई इकदाम आपको दिखाई देते हैं, या इदारा कभी कोई आया हो, उन्होंने आकर कभी पूछा हो कि भाई यहाँ पर 400 लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, अगर आग लग जाती है उस आग से फौरी तौर पर अपने तौर पर निमटने के लिए क्या इकदाम हैं? देखिए जी, इकदाम तो पहले से होने चाहिए थे जो कि मौजूद नहीं है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि पहले से होने चाहिए थे, मौजूद नहीं है, मगर अभी जो एक इंसिडेंट जो कराची गुल प्लाजा के से रिलेटेड हुआ उसके बाद तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो जाना चाहिए था, और उसके बाद तो इनको सिर्फ एक लेटर हमारे देखने में आया डीसी साहब की जानिब से, मगर उसके बाद उस लेटर के बाद जो है वो क्या इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर हुए, कोई कमेटी उस पर तश्कील दी गई, कोई इंस्पेक्शन टीम तश्कील दी गई, नहीं दी गई, इसके ऊपर अभी तक कुछ देखने में नहीं आता है। आप हमारे अकब में जो है वो बिल्डिंग देख सकते हैं, इसके अंदर कभी हमारा यहाँ पर नादरा 10 बार आना जाना होता है, इंस्टीट्यूट्स में होता है, कभी कोई हमने यहाँ पर फायर एक्सिट नहीं देखा। और यहाँ साथ में एक मैं जो है और एग्जाम्पल कोट करता चलूँ कि पिछले दिनों लास्ट फ्राइडे को नर्सरी पार्क बोर्ड स्टेडियम लतीफ़ाबाद 6 नंबर में जो है वो एक फायर इंसिडेंट हुआ था। आप यकीन करेंगे गुल सेंटर के अंदर फुरकान शहीद हुआ जलकर, और जब
اس کے 2 ہفتے کے بعد نرسری پارک میں وہ بجھانے کے لیے آگ کو آئے تھے تو ان کے کسی بھی فائر فائٹر کے پاس پراپر جو ہے وہ یونیفارم یا پراپر سیفٹی نہیں تھی. سب سے بڑا المیہ یہ ایون کہ ادھر کوئی ماسک نہیں تھا. ہم لوگ وہاں 3 میٹر دور کھڑے ہوئے تھے اور ہم سے سانس نہیں لی جا رہی تھی اور وہ اس آگ کے اندر پہنچ کے وہ فائر کو جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے. اچھا, انسانی جانیں ہر وقت داؤ پر لگی ہوئی ہیں. اگر کسی بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی کنجسٹڈ گنجان آباد علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر فوری طور پر نہ تو فائر بریگیڈ پہنچ سکتی ہے نہ ہی تو ریسکیو ٹیمیں پہنچ سکتی ہیں کیونکہ گلیاں تنگ ہیں. آپ نہیں سمجھتے وہاں پر اگر کہیں کسی منزلہ عمارت موجود ہے وہاں پر اپنے طور پر بھی وہاں پلازا کی جو یونین ہے, وہاں کے جو مکین ہیں, وہاں کی اگر کوئی ایسوسیشن ہے, اس کی کمیونٹی کی کوئی نمائندہ تنظیم ہے, اسے یقینی بنانا چاہیے کہ وہاں پر اپنے ابتدائی جو انیشل جو ہوتا ہے آگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات, اینٹی فائر سلنڈر ہو گیا, اس طرح کی کوئی چیزیں ہونی چاہیے. شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے نا. بالکل ہونی چاہیے اور شہریوں سے بڑھ کر اس کی ذمہ داری جو ہے ان بلڈرز کی بنتی ہے اور ان بلڈر سے بڑھ کر جو ہے یہ ذمہ داری اس انتظامیہ کی بنتی ہے کہ وہ بلڈرز کو پابند کریں اور یہ بلڈرز کی SOPs میں شامل یقیناً ہوگا. وہ کوئی بھی سیفٹی میجرمنٹ جو ہیں کسی بھی کثیر جو ہے وہ مطلب ملٹی اسٹوری بلڈنگ کے اندر یہ یقیناً شامل ہوگا. اچھا, اب ادھر جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ہارڈ اور سافٹ انکروچمنٹ کے اوپر بھی سختی سے کارروائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ گاڑی اڑا کے نہیں لے کر آ سکتا, وہ روڈ پہ ہی چلا کے لا سکتا ہے. اور جب روڈ پہ گاڑی نکلتی ہے اور پھر بہت سارے لائن سے پیالہ ہوٹل اور جگہ جگہ جب ہم کو جو سافٹ انکروچمنٹ کی شکل میں ایون کہ ہارڈ انکروچمنٹ کی شکل میں جو ٹریفک جیم ملتا ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں ایونچولی ساری جو صورت حال ہے اور سارا ملبہ جو ہے وہ انتظامیہ پر ہی آ کر گرے گا کیونکہ ان سب چیزوں کو انتظامیہ کو ہی کنٹرول کرنا ہے. وہ بھلے بلڈرز کو پابند کرنا ہو, وہ بھلے جو ہے وہ بلڈرز کو پابند کرنے کے ساتھ وہ انکروچمنٹ پہ پابند کرنا ہو اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایونچولی جو ہے وہ ساری ذمہ داری انتظامیہ پر آتی ہے. اس لیے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انتظامی جو ادارے ہیں یا دیگر جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, ان کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا. آپ کیا کہیں گے, کیا بتائیں گے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر کثیر المنزلہ عمارت ہو یا کوئی چھوٹی عمارت ہو, وہاں پر اگر آگ لگ جاتی ہے اس سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے وہاں کوئی ایسی سہولت موجود ہے, کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ جو انیشل آگ لگتی ہے اسے بجھانے کی کوشش کی جا سکے یا اسے بڑھنے سے روکا جا سکے؟ بالکل اس طرح کے کوئی بھی اقدامات کسی بھی حیدرآباد کے اگر پلازا میں دیکھا جائے تو نہیں ہے. ایک تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا دی ہیں, اس کے نیچے بیسمنٹ ہیں, بیسمنٹ میں بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے حیدرآباد میں ثانیے پہ ثانیے ہوتے گئے ہیں تو اب سے ایک مین مسئلہ سلنڈر کا جو ثانیہ حیدرآباد میں بہت بڑا ہوا پریپٹا آباد کا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہوٹلز پہ سلنڈر پڑا ہوگا, اس کے ساتھ 100 کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی. اگر وہ سلنڈر پھٹتا ہے تو خدا نہ خواستہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ جو ہے ان کا نقصان ان کا ہوگا. بیچ میں ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ڈی سی صاحب کی طرف سے کہ 12 بجے ہوٹل بند کر دیتے ہیں. 12 بجے ہوٹل بند بھی نہیں ہوئے. آج پھر وہ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. اور دوسرا کوئی بھی ایسے اقدامات جو ہے حکومت کے سامنے اسٹیٹ لائف بلڈنگ ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی سرکاری عمارتیں بھی ہیں, شاپنگ مال ہیں, سپر مارکیٹس ہیں, رہائشی پلازا ہیں. کبھی آپ کا کہیں وزٹ کرنے آپ گئے ہوں سامنے سرکاری بلڈنگ ہے وہاں پر, تو وہاں پر کوئی آپ کو ہنگامی راستہ آتشبازی سے نمٹنے کے لیے اقدامات نظر آتے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسا ہنگامی راستہ نہیں ہے اور کوئی ہنگامی راستہ ہے بھی نہیں. اور جنہوں نے بلڈنگز بنائی ہیں انہوں نے بھی ایسی کوئی وہ نہیں کی ہے اور کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی چیز اس طرح کی نہیں کی جا رہی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک ہے ادارہ, اگر کہیں کوئی تعمیرات ہونی ہے تو اس کا لے آؤٹ پلان لیتے ہیں, پھر تعمیرات بننے کی اجازت دی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ جب تعمیرات مکمل ہو جاتی ہے کمپلیٹیشن سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ سہولیات یہاں پر موجود ہیں. سول ڈیفینس ادارہ ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ آگ بجھانے کے حالات کہیں نصب ہیں یا نہیں. اور بھی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ادارے کیا کر رہے ہیں پھر, ان کے دفتر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفتروں تک ہی محدود ہیں, عملی طور پر فیلڈ میں نہیں آتے, چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے؟ بالکل, ادارے صرف جو ہے اپنا صرف کاغذی کارروائی کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں آپ فائر بریگیڈ کا کیا حال ہے, اتنا بڑا ثانیہ ہوا اس کے بعد بھی کوئی بھی بلدیہ والے کوئی بھی جو ہے ٹیکس حیدرآباد کا کروڑوں روپے کا جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے. کروڑوں کے ٹھیکے جو ہے مفت میں دیے جا رہے ہیں اور کس کو دیے جا رہے ہیں, سیاسی لوگ لے رہے ہیں ٹھیکے, آپ کے سامنے ہی ہے. تو کہاں جب ٹیکس نہیں آئے گا گورنمنٹ کے پاس تو یہ عوامی میئر تو نہیں ہو, عوامی میئر کا کام تو نہیں ہے. عوامی میئر تو چاہے گا ٹیکس جتنا زیادہ ہو اور اسی سے ہی عوام کو جو ہے ریلیف دے, لیکن نہ فائر بریگیڈ کا جو ہے کام ہو رہا ہے صحیح, نہ کوئی کام نظر آ رہا ہے آپ کو.
شہریوں کی آپ نے گفتگو سنی، نالا دکھائی دے رہے ہیں اداروں کی کارکردگی پر. ان کا کہنا ہے کہ اداروں کے جو افسران ہیں وہ اپنے دفتروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کہیں کوئی وقوع ہو جاتا ہے تو صرف فارملٹی کے لیے ایک نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی خط لکھ دیا جااتا ہے، اس کے بڑھ کر ادارے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے تیار نہیں. اگر ادارے جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھائیں، افسران اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، تو شہری بھی جو قوانین ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل درآمد جو ہے وہ کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو انہیں جرمانوں کا اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. سانحہ گل پلازہ کے بعد سندھ حکومت کی ہدایات پر صوبے بھر میں فائر سیفٹی آرڈر پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو فائر سیفٹی آڈٹ ہے اس پر بھی عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ دوسرا بڑا شہر ہے، کثیر المنزلہ عمارات بھی ہیں، بڑے بڑے کمرشل مارکیٹس بھی یہاں پر واقع ہیں. ان کی ٹیموں کی جانب سے جو فائر سیفٹی آڈٹ کے سلسلے میں انسپیکشن کی جا رہی ہے، تو انہیں کیا جو آتی زدگی سے بچاؤ کے لیے جو اقدامات اٹھائے جانے ہیں ان اقدامات پر عمل درآمد ہوتا ہوا کہیں نظر آ رہا ہے؟ اگر کہیں پر سہولیات موجود ہیں، آگ بجھانے کے آلات موجود ہیں، کیا وہ تسلی بخش ہیں یا غیر تسلی بخش ہیں؟ ان سے جانتے ہیں کہ اب تک کیا پروگریس ہے. سر یہ بتائیے گا سانحہ گل پلازہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد سندھ حکومت چاہ رہی ہے کہ مزید نقصان نہ ہو، آتش زدگی جو ہے وہ کوئی بڑا واقعہ اس کے نتیجے میں رونما نہ ہو، تو فائر سیفٹی میجرمنٹ کا جائزہ لیا جا رہا ہے. تو حیدرآباد میں کیا صورتحال ہے اب تک جو آپ کی ٹیموں نے انسپیکشنز کی ہے مختلف مارکیٹس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی سانحہ گل پلازہ و ضلع حیدرآباد میں اگلے سے ہی تمام تر انتظامیہ اور دیگر جتنے بھی محکمہ جاتے ہیں ان کے افسران اسٹاف حرکت میں آ گئے تھے. ہم نے 20 تاریخ کو ہی پہلی میٹنگ کی تھی فائر سیفٹی آڈٹ کے اوپر، اور جس میں ہم نے کچھ کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی تھی. ہم نے فیلڈ وزٹ سٹارٹ کروا لیے تھے. اس جو کمیٹی ہم نے تشکیل کی تھی اس کی ہم نے دوسری میٹنگ 24 تاریخ کو رکھی تھی. البتہ 23 تاریخ کو آنریبل چیف سیکرٹری صاحب اور جو آنریبل چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک اور میٹنگ بھی رکھی گئی، جس میں تمام تر کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو متعارف کروایا گیا کچھ کمیٹیز سے، کچھ رولز اور ریگولیشن سے، جس کے طرز میں ہمارے پاس تعلقہ لیول فائر سیفٹی آڈٹ کمیٹیز بنی ہیں اور ان کو کنسرن اسسٹنٹ کمشنرز لیڈ کر رہے ہیں. ان کمیٹیز کا کام یہی ہے کہ اپنے تحصیل یا سب ڈویژن میں موجود جتنی بھی کمرشل، ریزیڈینشیل اور انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کی فہرست تیار کر لیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سول ڈیفنس، ریسکیو 112 جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ میونسپل ادارے ان کے ساتھ مل کے، اور ان کی امیجیٹلی انسپیکشنز اور ان میں نیسیسری جو بھی انٹرونشنز ریکوائرڈ ہے وہ ان کو آپریٹ کروانا شروع کر دیں. کل جب سے یہ کمیٹیز ہم نے مطلب ایک میٹنگ کر کے فارملی نوٹیفائی کی ہیں، 302 بلڈنگز حیدرآباد کی ایسی ہیں جو کہ فیز 1 میں ہم ان کو کمرشل بلڈنگز جتنی بھی ہیں، کمرشل مارکیٹس جتنے بھی ہیں وہ ہم نے اس میں ترجیح پہ رکھے ہیں. اور کل سے ہمارے اے انسپیکشنز اسٹارٹ کی ہیں. آج 302 عمارتوں میں سے 194 عمارتوں کی انسپیکشنز اے سیز نے کمپلیٹ کر لی ہیں. ان کو نوٹسز بھی سرو کر دیں کہ ان کے پاس کون کون سے فائر سیفٹی آلات اور جو بھی ایس او پیز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پراپرلی امپلیمنٹڈ اور انکارپوریٹڈ نہیں ہیں. ہم نے جو بھی وہاں پہ فائر سیفٹی اکوپمنٹ اور ایس او پیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلی ہماری جو کیٹیگری ہے وہ ہے ہماری ان چیزوں کی جو 1 ہفتے کے اندر لگ سکتی ہیں. دوسری ہماری کیٹیگری ایسی ہے جو کہ 1 مہینہ بھی لے سکتی ہیں، جس میں بیسیکلی فالٹی وائرنگ کا کام کرنا، فالٹی سوئی گیس وغیرہ کی لائنز آپ کے پاس ہیں، ایسے آپ کے پاس ونریبل اور وولیٹائل اکوپمنٹ ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور لاسٹ میں امپورٹنٹ ایسی چیزیں جو کہ 3 ماہ تک جائیں گی، جس میں اسپرنکلر سسٹم، فائر الارم سسٹم وغیرہ وہ انکارپوریٹ کرنا ہے، ہائیڈرنٹ لگوانے ہیں. تو ساری بات ہے یہ اپنا 1 ہفتہ، 1 مہینہ اور 3 مہینے کی میں جو کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹلی اس پہ انکارپوریٹ کرنے کا کام ہم نے شروع کروا لیا. اس وقت جو ہمارے پاس اوور آل سچویشن نظر آ رہی ہے وہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس آنے کے بعد سب مطلب تھوڑا بہت الرٹ بھی رہیں گے، رسپانسبل بھی ہوں گے اور ہمارا کام تھوڑا آسان ہوگا. جب بھی کہیں کوئی کمرشل یا رہائشی عمارات اس کی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں، عمارت کی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول ایک لے آؤٹ پلان لیتا ہے، اسی کی بنیاد پر تعمیرات کی منظوری دیتا ہے. جب وہ تعمیرات مکمل ہو جاتی ہیں تو یہ بنیادی ضروریات فالٹی مطلب محفوظ الیکٹرک وائرنگ ہو، محفوظ سوئی گیس کی لائن ہو، محفوظ پانی کی لائن ہو، فائر ہاکس ہو، آگ بجھانے کے آلات کی تنصیب ہو،
पूरा ये सहूलियात देखती है जो इंसानी जान को बचाने के लिए लाजिम हैं अगर आग लगती है तो फिर उसके बाद ही उनके कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई सिविल डिफेंस ज़िला इंतज़ामिया उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ज़िम्मेदारी किस पे है? बरील जमा हो जाते हैं सारे। देखिए, हर महकमे का स्पेसिफिक फंक्शन और उनका SOP होता है। अब देखें, बिल्डिंग का जब नक्शा पास हो रहा होता है तो नेचुरली SPCA वो इदारा है जो बेसिकली इनके नक्शे पास करता है। उसमें फायर सेफ्टी एग्जिट्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट कहाँ पे तैनात होना, हाइड्रेंट कहाँ पे लगना है, ये सारी चीज़ें उसमें गिवन होती हैं। बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर बात है उस मालिक बिल्डिंग ने खुद भी करनी है और SPCA ने उसकी रेगुलर इंस्पेक्शंस करनी है। तो ज़ाहिर बात है इस अगर मामले में अगर आप पूछें ज़िम्मेदारी किसकी है तो मैं कहूँगा SPCA इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो कि नक्शा पास करता है। बिल्डिंग बन रही होती है तो जायज़ा ले रहा होता है और बिल्डिंग कंप्लीशन होती है तो सर्टिफिकेट भी वही जारी करता है। नंबर 2, ज़ाहिर बात है हमारे पास सिविल डिफेंस एक ऐसा महकमा और उसका अमला ऐसा है जो कि बहुत छोटी तादाद में है हर ज़िले में, कुछ ज़िले में तो तैनात भी नहीं है। इस महकमे पे और इस फॉर्मेशन पे मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश करता रहा हूँ हैदराबाद में, सानिया फरीदाबाद के बाद के पास हमारे पास यहाँ पे चीज़ें प्रॉपर्ली रेडी हो जाएँ, लेकिन इस तबके को थोड़ा मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि हमारे पास ऐसी एक फ़ोर्स हो जो कि डेडिकेटेड हो फॉर दिस पर्पज़। एंड जहाँ पे आपने कहा कि ज़िम्मेदारी हम सबकी बनती है, पब्लिक की भी बनती है, अफसरान की भी बनती है कि मोहतात रहें और अगर एक साने हमारे पास हो गया तो दूसरा होने की गुंजाइश न छोड़ें। अच्छा सर, वायलेशन अगर होती है, आप लोग पहले मरले में उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, इंटीमेट भी कर रहे हैं, उसके बाद अगर वायलेशन होती है कहीं पर ये जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, आग बुझाने के आलात हैं, ये नहीं नस्ब होते या जो आप जो SOPs उन्हें देंगे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, हतमी जो कार्रवाई होगी? तमाम जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये हमारी वनरेबल स्टैब्लिशमेंट्स हैं और अगर इन पर किसी भी किस्म का हमने नोटिस जारी किया उस पर अमल दरामद नहीं तो बिल्डिंग सील कर दी जा सकती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ कि हैदराबाद में अगर कोई बिल्डिंग मालिक, कोई मार्केट की अंजुमन, यूनियन वगैरह का सदर अगर हमारे गिवन नोटिस पे अमल दरामद नहीं करता है तो इंडेंजरिंग पब्लिक सेफ्टी की मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लूँगा। जिसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने यहाँ पे आबाद, अंजुमन ताजरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके भी रहनुमाओं से मीटिंग कर ली है कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई वॉलंटरली डेलिबरेटली पब्लिक की जानों को ख़तरे में डालता है बाय नॉट इम्प्लीमेंटिंग फायर सेफ्टी SOPs तो फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और प्रेमिसेस को सील भी कर दिया आखिरी सवाल, अवामी आगाही पे शऊर बड़ा ज़रूरी होता है, अवाम में शऊर पैदा करने के लिए क्या इक़दाम उठाने जा रहे हैं? फायर सेफ्टी ड्रिल्स, अर्थक्वेक ड्रिल्स ये हमने स्टार्ट करवा दी हैं सरकारी महकमों और दफातर में भी, एंड एट द सेम टाइम प्राइवेट बिल्डिंग्स में रेस्क्यू लीड करेगा कंसर्न म्यूनसिपल इदारों के साथ कि वहाँ पे फायर सेफ्टी ड्रिल्स करेंगे। ACs भी उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ा साने हुआ है, इसमें फर्दर कोई भी भूल चूक ना हो, कोई भी ऐसा स्टोन हो जो अनटर्न ना रह जाए। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको अच्छे तरीके से फर्दर आगे करें। आग एक मुस्तकिल और बड़े ख़तरे के तौर पर रिहायशी, कसीरुल मंजिला और गुंजान आबाद इलाकों के लिए ख़तरे के तौर पर मौजूद है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर अवामी आगाही और शऊर बेदार करने का, ताकि ये जो आफत है ये कोई बहुत बड़ी आफत न बन सके। अगर जो SOPs हैं सिंध हुकूमत की जानिब से फायर सेफ्टी ऑर्डर के मुतालिक, तो उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए तो आतिशदगी का जो वाक़या है उसे आफत में तब्दील होने से रोका जा सकता है। अपने मेज़बान साजिद हुसैन आराइन को इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।